हमारे व्यूअर्स को थोड़ा जो आपकी किताब आई है मिथकों से विज्ञान तक उसके बारे में थोड़ा बताइए। मिथकों से विज्ञान तक ये किताब हिंदी में लिखना मेरी ज़िद थी कि पहले ये हिंदी में आए और उसके बाद किसी और ज़बान में आए, यानी अंग्रेज़ी में आए। हालांकि अंग्रेज़ी में लिखना आसान होता क्योंकि कोटेशंस जो थी वो ट्रांसलेट नहीं करनी पड़ती मुझे, और मुझे हिंदी बहुत कम आती है, तो मैंने कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना शुरू किया इसको। अक्सर सवाल ये किया दोस्तों ने कि कितना वक्त लगा इसके लिखने में, तो मेरा जवाब ये है कि 40 साल लगे। इस 40 साल में जो कुछ मैंने सीखा, सोचा, समझा और जानने की कोशिश की, वो इस किताब में पिरोना मेरा मकसद था। इस किताब में बहुत सारे सवाल जो बचपन से मेरे दिमाग में थे, या ऐसा था कि हमारे जो दोस्त थे आपस में वो जिन सवालों से जूझ रहे थे, या कुंभ मेले के दौरान सर्वे करने जब हम गए पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस का, तो वहाँ जो लोगों के साथ बातचीत हुई, 3-4 हज़ार लोगों के साथ हर कुंभ मेले में हमने बातचीत की, तो वहाँ से निकल कर के, और साइंस मूवमेंट का मैं हिस्सा था इस देश में जो अभियान चला और 80 में वो अपने पीक पर था। उसके अलावा टीवी डिबेट में जब पंडितों से और मुल्लाओं से और पादरियों से बातचीत हुई और उन्होंने साइंस को अटैक किया और अंधविश्वास फैलाने की जब टेलीविज़न ने कोशिश की, तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो कोशिश की है कि इस किताब में मौजूद हो। मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल ये था कि साइंस की परिभाषा क्या है, हम किस चीज़ को साइंस कहेंगे और किस चीज़ को साइंस नहीं कहेंगे, यानी साइंस की हद कहाँ तक है और उसके आगे क्या है। दूसरा बड़ा सवाल मेरे सामने ये था कि जो हमारे लिटरेचर में, यानी धार्मिक हो या जनजातियों की कहानियों को हम देखें, तो क्या हम इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दें, यानी साइंस के नज़रिए से इनको कहें कि ये अब बकवास है, या इनका समाज में कोई रोल रहा है। ये बड़े सवाल ने मुझे बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने की तरफ उनकी कोशिश की मैंने, और मुझे ये लगा कि ये कहानियाँ जो हैं, चाहे वो अफ्रीका से निकली हों, जनजातियों से हों, वहाँ की हों, मेसोपोटामिया से हों, इजिप्ट से हों, बाद में और जगह से हो, या हमारे यहाँ की जनजातियाँ, भील और गोंड जनजातियाँ वगैरह, तो इनमें जो कहानियाँ हैं वो ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं। यानी समाज धीरे 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 जैसे बदल रहा है, वैसे वैसे ये कहानियाँ एक ही तरह के सवाल पूछ रही हैं और एक ही तरह के उन सवालों के जवाब देने की कोशिश। अक्सर ये दिखाई दिया कि जो कुछ हमारी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जिसे हम कहते हैं, जिसमें हिंदुइज्म को ले लीजिए आप, इस्लाम को ले लीजिए, या और क्रिश्चियनिटी को, जुडाइज्म को ले लीजिए, यहाँ जो हमको मिथक मिलते हैं उनकी जड़ें भी मुझे दिखाई देने लगी कि जनजातियों की जो कहानियाँ हैं उनमें मौजूद हैं, और इसकी तरफ मैंने इशारा किया है। तो ये किताब मेरे हिसाब से एक तरफ ये कहानियाँ हैं, एक तरफ ये मिथक हैं, जो शुरुआत होती है जिनकी जनजातियों से, और कहानी सुना रहे हैं वो इस पूरे ब्रह्मांड की कि इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, और दूसरी तरफ साइंस की कहानी है जो लगातार बदलती चली आ रही है। ये किताब उसी के बारे में।
आज के वक्त में इस किताब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मुझे इस किताब की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि दुनिया में पूरी एक बार फिर से एक दौर शुरू हो रहा है जिसमें साइंस के ऊपर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। और वो सारे लोग जो खामोश बैठे हुए थे बहुत हद तक, उन्हें राजनेताओं की शय मिल गई। यानी आपको इंक्वायरी के बिना, आपको एविडेंस के बिना, आपको एक्सपेरिमेंटेशन के बिना जो बात करनी है करें, जो दावा करना है कर लें आप। और वो दावे जो हैं उन्हें प्रूव करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो ये जो राजनीति हमारे देश में ख़ास तौर से दिखाई दे रही है और नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा इसका असर दिखाई दे रहा है हमको, वो नई नस्लों की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं हम। यानी जब तक हम अपनी नई नस्लों को ये नहीं सिखाते कि जब कोई दावा करो तो उसके लिए प्रूफ भी चाहिए। आप दावा कर देते हैं एक दिन उठ कर के सुबह कि हमारी किताबों में सारा ज्ञान है, तो सारा ज्ञान तो किसी एक किताब में हो नहीं सकता भाई। ये तो कोई भी दावा नहीं कर सकता, और अगर ये दावा है तो बेवकूफ़ी का दावा है। ये जो चीज़ है जब पॉलिटिक्स के साथ मिलती है, यानी मिनिस्टर दावा करने लगते हैं कि डार्विनिज्म गलत है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कहने लगते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी होती थी, तो बेवकूफ़ी की बातों तक पहुँच जाता मामला। फिर आपके पास जवाब ही नहीं रहता। आप सोचते इतनी बेवकूफ़ी की बात कर दी इसने कि हमारे यहाँ इंटरनेट था, हमारे यहाँ इंटरनेट था तो सैटेलाइट था, सैटेलाइट था तो रॉकेट था, रॉकेट था तो न्यूक्लियर आर्म्स थे। बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन ये दावे शुरू हो गए। तो इसलिए ये ज़रूरी था मेरे जैसे आदमी के लिए कि मैं खुद भी समझूं कि साइंस क्या है, और इन सारे दावों को जब साइंस के दावे जैसा कहा जाता है तब परेशानी शुरू होती है। तो साइंस क्या है उसको परिभाषित करने की कोशिश है ये किताब। आपके ख्याल से विज्ञान और आस्था में बुनियादी फ़र्क क्या है? बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आस्था में कोई लॉजिक नहीं होती, और यही बड़ा फ़र्क है साइंस के बीच और आस्था के बीच। मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना यह है कि आस्था और साइंस दोनों में एक लॉजिक होती है, पर दोनों की लॉजिक अलग है। आस्था का सवाल क्यों से शुरू होता है, यानी जब हम पूछते हैं कि हम क्यों पैदा हुए हैं, इस धरती पर हम क्यों आए हैं, हम पूछते हैं कि क्यों एक आदमी मर जाता है या क्यों एक जीव मर जाता है, या हम पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड क्यों पैदा किया गया, तो फिर यहाँ से लॉजिक शुरू होती है जिसे हम आस्था की लॉजिक कहते हैं। उसमें किसी ने कह दिया कि एक दैवीय शक्ति है, एक भगवान है, एक खुदा है, तो फिर उसकी एक लॉजिक है, क्योंकि वो है, उसने बनाया है, तो फिर उसकी एक लॉजिक है कि आपको उसकी वंदना करनी चाहिए, आपको उसे खुश रखना चाहिए, आपको उससे कहना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी अच्छी बना दो, और जाके चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, थोड़ी बहुत रिश्वत देनी चाहिए खुश करने के लिए उसको। ये एक लॉजिक है अपने अंदर। साइंस की लॉजिक कैसे से शुरू होती है, जब हम पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, दिन रात कैसे होते हैं, सूरज रोज़ क्यों उसी वक्त निकलता है और ये कैसे होता है। तो यहाँ बुनियादी सवाल ही, जिसको हम मेटा क्वेश्चन कह सकते हैं, वो कैसे से शुरू होता है। और इंसान ने दोनों तरह के सवाल पूछना शुरू किया। एक तरफ मानवता साइंस की तरफ बढ़ी, विज्ञान की तरफ बढ़ी, और दूसरी तरफ अध्यात्म की तरफ बढ़ी, धर्म की तरफ बढ़ी। ये हम में से हर एक को डिसाइड करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये रास्ता लीजिए या ये रास्ता लीजिए, लेकिन ये हमको खुद ही चुनना होगा कि हम कौन सा रास्ता लेने जा रहे हैं। साइंस इसका जवाब नहीं दे सकती।
जैसे साइंस इसका जवाब नहीं दे सकती कि आप युद्ध के साथ खड़े होंगे या आप अमन के साथ खड़े होंगे, आप जातिवाद के साथ खड़े होंगे या आप जातिवाद के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, आप इंसान बराबरी के साथ होंगे या बराबरी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूँ एक बड़ा सवाल हिंद जो ह्यूमैनिटी के सामने है, इंसान के सामने है, वो प्रकृति रखती है कि प्रकृति के राज जानना। तो मैंने अपने लिए चुन लिया कि प्रकृति के जितने राज जान सकते हैं हम, नेचर के जितने राज अनरेवल कर सकते हैं, उनको परख सकते हैं, वो मैंने अपने लिए डिसाइड कर लिया। कोई और चाहता है कि कुछ और तरीके से देखे अपने एग्जिस्टेंस को, तो वो देखता रहे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या एक बड़ा अंतर आप देखते हैं? क्योंकि ये पूरा जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को लेकर जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एक इनकरेजमेंट है, पर विज्ञान को कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये एक लंबी डिबेट है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है। पहले हम ये समझते थे कि एक फंडामेंटल साइंस है, बेसिक साइंस है, अप्लाइड साइंस है, और फिर इंजीनियरिंग है या टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं। ये कंपार्टमेंटलाइजेशन था। आज के दौर में ये जो सीमाएं हैं ये बड़ी धुंधला गई हैं, तो ये डिबेट भी आगे बढ़ गई है। पर मैं बेसिकली समझता हूँ कि विज्ञान हम ज्ञान को कहते हैं, यानी 2 दूनी 4 ये विज्ञान है, और ये किसी के लिए भी ज्ञान है। यानी एक ऐसे समाज के अंदर जहाँ एक गुंडे के लिए भी ये ज्ञान है, और एक सरमायादार के लिए भी, मजदूर के लिए भी, किसान के लिए भी ये ज्ञान है। यानी E=mc² या G=m1 × m2/r², ये ज्ञान है, राइट। और इससे हमारे सोच का तरीका बदलता है। यानी जब हम G=m1 × m2/r² कहते हैं, तो फिर हम ये कह रहे हैं कि सारा ब्रह्मांड जो है या एटम जो है वो एक ख़ास तरह के नियम के अनुसार चल रहा है, जो नियम तोड़ा नहीं जा सकता। यानी हमारे सोच का तरीका बदलेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी रोज़ एकदम से सूरज बुझ जाए, और या किसी के अंदर ताकत हो कि वो सूरज को बुझा दे, या किसी के अंदर एक ताकत हो जो चांद को 2 हिस्सों में तोड़ दे। टेक्नोलॉजी अलग है। टेक्नोलॉजी इंसान की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रकृति की जो संपदा है उसे यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल। ये दोनों के बीच में, यानी E=mc² से लेकर बम बनाने तक या रिएक्टर बनाने तक के बीच एक लंबा फासला है। और E=mc² आ जाने से आपको बम बनाना नहीं आता या रिएक्टर बनाने नहीं आता, बीच में एक लंबा रास्ता आपको तय करना होता है। मैं ये समझता हूँ कि अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, जब बात की जाती है विज्ञान की तो वो टेक्नोलॉजी की बात करने लगते हैं। यानी पूछो कि विज्ञान क्या है तो वो कहते हैं कि मोटर है, हवाई जहाज़ है, रॉकेट है, ये टेक्नोलॉजी। और मेरी रिसर्च ये कहती है कि किसी भी डीपली रिलीजियस सोसाइटी के अंदर, अगर हम अफ़गानिस्तान से लेकर के और ईस्ट में बांग्लादेश तक देखें, तो ये डीपली रिलीजियस सोसाइटीज़ हैं। इन सोसाइटीज़ के अंदर परेशानी ये है कि ऊपर से थोपी हुई टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गई, लेकिन उसके साथ जो विज्ञान आना था और वैज्ञानिक सोच बननी थी वो नहीं बनी। ये जो खिंचाव पैदा होता है समाज में, यानी सोच हमारी नहीं बदली और टेक्नोलॉजी आ गई। अब इसमें एक अजीब चीज़ होती है कि जो पॉलिटिकल ताकतें
टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई आपको दिखाई देती हैं। यानी उसामा बिन लादेन को ले लें या अफ़गानिस्तान को के हालात को ले लें, तो वहाँ हमें दिखाई देता है कि उन्होंने कहा कि कोई टेलीविज़न नहीं देख सकता, बैन लगा दिया। पर हमें तो वो टेलीविज़न पे ही दिखाई दिए। तो उन्होंने कैमरा इस्तेमाल किया, उन्होंने सारी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो एक टेलीविज़न पे देखने के लिए ज़रूरी है, यानी सैटेलाइट्स इस्तेमाल किए उन्होंने। तो अपने लिए परेशानी नहीं थी, उन्हें लोगों के लिए परेशानी थी। तो टेक्नोलॉजी समाज के अंदर अगर साथ में उसके साइंस हमजोली नहीं उसकी, तो परेशानियां बहुत बड़ी बड़ी खड़ी कर सकती है। इसलिए इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक जो सवाल आता रहा है कि एक तरफ तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी पे इतना जोर है, नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं और विज्ञान में एक अलग ही लेवल पर काम हो रहा है और इन्वेंशंस हो रहे हैं, पर उसी के साथ हम देखते हैं एक अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच भी साथ ही साथ पनप रही है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? ख़ास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम उस पर नज़र डालें या और अरब वर्ल्ड की तरफ चले जाएं या ईस्ट की तरफ चले जाएं, तो हमें ये रिवाइवलिज्म दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेज़ी से समाज के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही है। आज बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि 90% लोगों के हाथ में सेल फ़ोन है या 60% लोगों के हाथ में सेल फ़ोन है हमारे देश में, और इसको ढिंढोरा पीटा जाता है। और दूसरी तरफ अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं जो मजबूत हुए हैं। हम पाकिस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, हिंदुस्तान को देखें, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। मेरा मानना ये है कि जैसा मैंने कहा, सोवियत यूनियन के गिरने के बाद जो ताकतें समाज को जहाँ है वहीं रखना चाहती थी, यानी गरीब आदमी अंधविश्वास के साथ ज़िंदा रहे, तो वो ताकतें अपने को मजबूत करने में लगी हुई हैं। इस किताब में मैंने कोशिश ये की कि इसको भी टच करूं बात को, कि कोई इतना उत्तेजित कैसे हो जाता है कि एक साइंस के कम्युनिकेटर को षड्यंत्र रच के एक गन हासिल करके उसको मारने पहुंच जाए। साइंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा है नरेंद्र दाभोलकर, और क्या कर रहे थे। कोई रैशनलिस्ट है, अपनी बात लिख रहा है, उसके घर के ऊपर हमला हो जाता है, वो आग लगा दी जाती है, किसी को मार दिया जाता है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ 4 लोगों को ख़त्म कर दिया। तो इतना उत्तेजित क्यों हो जाता है? तो मेरे पास इसका कोई और जवाब नहीं है सिवाय इसके कि कहीं ना कहीं साइंस, और मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, जो विचारों की बात होती, वो विचारों को समाज में जब बदलती है और उस पर असर डालती है समाज के ऊपर, तो पावर बैलेंस जो है, यानी जहाँ से बाबाओं को अपनी ताकत मिल रही है, अपनी ऊर्जा मिल रही है, वो ढांचा कहीं ना कहीं उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती, और तब कोई इतना उत्तेजित हो जाता है कि वो जाके मारे। और इसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति कहाँ है। आज हमारे देश में बाबाओं की एक लाइन सी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि हर कोने कदरे में एक ना एक बाबा मौजूद है, और कुछ बाबा तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है इस देश के अंदर, और बहुत दौलत है जो उन्होंने इकट्ठा कर ली है, और सारे राजनेता उनके आगे जा कर के सर झुकाते हैं। तो ऐसे में जो ताकत मिली है इन बाबाओं को राजनीति से और सामाजिक ढांचे से, जब हम साइंस की बात करते हैं और साइंटिफिक सोच की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तिलमिला जाते हैं, और इस हद तक तिलमिला जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई धर्म
जिसने वो ढांचा तैयार किया है समाज का, उसमें सारे इकट्ठे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। 12 पाकिस्तान में रेशनलिस्ट मार दिए, बांग्लादेश में 12, हमारे यहाँ 4, श्रीलंका में कुछ मारे गए, मुझे नहीं मालूम कि नेपाल में क्या हुआ। तो हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि धर्म पर आधारित उसकी सपोर्ट के साथ अगर राजनीतिक और सामाजिक ढांचा खड़ा है तो साइंस कहीं ना कहीं उसमें दरारें डालती है और इससे बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट बेसिकली कि जहाँ पर धर्म की इतनी पकड़ है, वहाँ आपको लगता है कि सही मायने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनप सकता है, सोच पनप सकती है? बात यह है कि हिस्ट्री हमें बताती है, इतिहास बताता है कि एक वक्त था जब यूरोप में बहुत ज़्यादा धर्म की पकड़ थी, चर्च की बहुत पकड़ थी और समाज के ऊपर इतनी ज़्यादा पकड़ थी कि वो किसी को भी अधर्मी को डिक्लेयर करके और उसको ख़त्म कर सकते थे। बहुत सारी औरतें मारी गई वहाँ पर, ब्रूनों को जलाया गया, हमारे सामने वो इतिहास मौजूद है। लेकिन वहाँ ख़त्म हुआ। साइंस और साइंटिफिक टेम्पर दोनों आज काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ ऐसे फोर्सेस नहीं हैं जो साइंस के ख़िलाफ़ हो, साइंटिफिक टेम्पर के ख़िलाफ़ हो, लेकिन वो हाशिए पर है। तो ये उम्मीद छोड़ देना तो बेकार की बात होगी कि हमारे समाज में बदलाव नहीं आ सकता। हमारे समाज में बदलाव आया है। हम लोगों के काम जो रहे 80s में और 90s में, पिछली सदी में, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि 4000 साल में, 3000 साल में, 2000 साल में, जो भी आप टाइम लिमिट रखना चाहें, इक्लिप्स को लेकर के, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर के बड़ी सारी मान्यताएं थीं। लोग खाना फेंक देते थे, ढोल बजाना शुरू कर देते थे, कुछ लोग जला करके तीर चलाना शुरू कर देते थे। तो तरह तरह की चीज़ें होती थी, स्नान करते थे वगैरह वगैरह, अभी करते हैं बहुत। लेकिन पहली बार जब 1996, 95-96 में जब इक्लिप्स हुआ तो दूरदर्शन ने उसको दिखाया पूरे मुल्क को। बच्चे देश के अलग अलग कोनों में इकट्ठा हुए। तो इस 2000 साल की हिस्ट्री में पहली बार एक बड़ा बदलाव आया। और मुझे याद है कि 80 में जो ग्रहण पड़ा था, उस ग्रहण में दूरदर्शन ये कह रहा था कि घरों में से मत निकलना, कमरों में से मत निकलना। और ऐसा लग रहा था कर्फ्यू लग गया दिल्ली में। मैं दिल्ली में था, IIT में रह रहे थे हम। ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लग गया है, सब सन्नाटा छा गया था। जैसा कोविड के पीरियड में सन्नाटा हुआ है, वैसा सन्नाटा था। सिर्फ हमें कौवों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी उस वक़्त। हम 4-6 दोस्त थे जो सड़कों के ऊपर मारे मारे फिर रहे थे। लेकिन ये कि वो बड़ा बदलाव है, वो सोच में बदलाव है। तो मैं नहीं समझता कि अगर हम लगे रहें तो बदलाव नहीं आएगा। आपका जो काम रहा है वो सेंस और सबसे जुड़ा रहा है, मतलब जो अभियान चला, आप इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? आज उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि 80s 90s में तो बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ था। और आपको क्या लगता है आगे और क्या करने की ज़रूरत है? आज़ाद हिंदुस्तान में एक कमिटमेंट था साइंटिफिक टेम्पर लोगों तक पहुंचाने का, और उसकी एक बड़ी वजह नेहरू की अपनी किताब थी। और साइंटिस्ट को उसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई कि भाई हिंदुस्तान को हमें बनाना है तो आवाम के बीच में जाके साइंटिफिक टेम्पर की बात करना भी ज़रूरी है। खाली अनुसंधान बनाने से, इंस्टीट्यूशन बनाने से काम नहीं चलेगा। और इस पर बहुत साइंटिस्ट थे जो बाहर निकले, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, प्रोग्राम्स बनाए। उसके ऊपर बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो एक देश के अंदर कंसेंसस था इसको लेकर के कि
देश का निर्माण जो किया जाएगा उसकी बेसिस साइंस और टेक्नोलॉजी होगी, और समाज के अंदर उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। ये कंसेंसस धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। साइंस मूवमेंट में उफान है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस करीब आकर के पीपल्स साइंस मूवमेंट बनाती हैं। उसकी कोख से निकलता है लिटरेसी मूवमेंट पूरा एक देश के अंदर। पर दुनिया के लेवल पर और हमारे देश के लेवल के ऊपर बड़ा धक्का लगता है जब सरकारें अपना हाथ पीछे खींच लेती हैं। शायद साइंस मूवमेंट ने पूरी तरह से अपने को इस सिचुएशन के लिए, इन हालात के लिए तैयार नहीं किया था कि अगर सरकार पूरी तरह से हाथ खींच लेगी और साइंटिफिक टेम्पर के ख़िलाफ़ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो बड़ा धक्का लगा है। 2000 यानी टर्न ऑफ द सेंचुरी से, पर अभी भी जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस मूवमेंट जो है वो घर बैठ गया हो या ख़त्म हो गया हो। इन हालात में भी जबकि उन्हें प्रोग्राम्स करने के लिए जगह नहीं मिलती, सरकारें दखल देती हैं बीच में, और साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर भी अगर बात करना चाहें तो भी उनको जगह नहीं मिलती है, और दबाव होता है इस बात का कि ना किया जाए। तो ऐसे हालात में भी पैम्फलेट्स लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, गाने गा रहे हैं जो इस देश में शम्मा जलाए हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वक्त फिर बदलेगा।